हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद में, जहाँ आपको पढ़ाया जाता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, जेएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर्स, सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा नाम है करणवीर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटॉमी। और हमने एनाटॉमी शुरुआत कर दिया था और एनाटॉमी का यूनिट 1 पार्ट 11 है। इससे पहले वाले पार्ट जो था यूनिट 1 पार्ट 10, जिसमें हमने सेल डिवीजन कंप्लीट कर लिया था और उससे रिलेटेड जो मैंने पीवाईक्यू है वो भी अपलोड कर दिए हैं। तो आप अगर वो देख चुके हो तो पीवाईक्यू देख लेना। और आज से हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है। यूनिट 1 में ही हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू। तो आज से हमारा टिश्यू पार्ट 1 शुरू हो रहा है। तो आज से हम टिश्यू पार्ट 1 शुरू करने वाले हैं। तो देख लेते हैं टिश्यू क्या है। देखो, ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है, डेट यूजुअली हैव ए कॉमन, मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल है जिनका यूजुअली हैव ए कॉमन एम्योनिक ओरिजन। मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जिनका जो एम्योनिक ओरिजन है वो क्या होगा? सेम होगा। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं, मतलब ऐसे सेल जिनका जो मतलब आप बोल सकते हो ओरिजन है ना, एम्योनिक ओरिजन है, वो सेम होता है, तो उनका जो ग्रुप होता है उसको टिश्यू कहते हैं। फंक्शन टुगेदर टू कैरी आउट स्पेशलाइज एक्टिविटी। और ये सेल क्या करते हैं? एक जैसा फंक्शन करते हैं, ठीक है, टू कैरी आउट स्पेशलाइज एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए, तो उसको अपन टिश्यू कहते हैं। टिश्यू में भी हार्ड, टिश्यू आपका हार्ड हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है टिश्यू, ठीक है, इसके अलावा लिक्विड भी हो सकता है ना। किसी भी तरह के टिश्यू आपके अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। द टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी कंट्रीब्यूट टू होमोस्टेटिस। होमोस्टेटिस का मतलब मैंने जब आपको सेल पढ़ाया था तब बताया था। होमोस्टेटिस का मतलब क्या होता है? होमोस्टेटिस का मतलब होता है सेमनेस, ठीक है। तो होमोस्टेटिस का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि होमोस्टेटिस का मतलब सेमनेस होता है। ये आपका प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है, इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन अमंग द सेल, दो सेल के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। और रेजिस्टेंट टू द डिजीज, ये सारे टिश्यू के काम होते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं सारे कितने तरह के आपके पास टिश्यू होते हैं। तो जो है आपके सब 4 तरह के टिश्यू आपके पास होते हैं। सबसे पहले आता है एपिथेलियल, फिर आता है कनेक्टिव, फिर मस्कुलर और नर्वस। देखो, मैं आपको मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू अलग से जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा। फिलहाल हमें आपको एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू ही पढ़ाऊंगा। यूनिट 1 में हमें बस ये दो ही पढ़ने हैं, ठीक है। यूनिट 1 में हमें बस ये दो ही टिश्यू पढ़ने हैं। आगे की जो टिश्यू है वो ये दोनों जो टिश्यू है वो आगे वाले आने वाले यूनिट्स में हम पढ़ेंगे, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको कुछ जो बेसिकली कुछ जो टिश्यूज़ हैं हमारे चारों, उनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताई। जैसे एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? ये आपकी बॉडी के सरफेस को कवर करता है, ठीक है। और जो होलो ऑर्गन्स, जो खोखले ऑर्गन्स होते हैं, उनको लाइनिंग करता है ना। बॉडी कैविटीज़ में लाइनिंग का काम करेगा, ठीक है। डक्ट्स में लाइनिंग का काम करेगा। इसके अलावा एक ग्लैंड्स भी बनाता है। द टिश्यू अलाउ द बॉडी टू इंटरेक्ट विद बोथ इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इसके अलावा ये टिश्यू जो होता है ना, वो बॉडी को मदद करता है कि जो बॉडी है वो अपने इंटरेक्ट कर सके, किसके साथ? इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। समझ में आ गया? कनेक्टिव टिश्यू देखो, ये प्रोवाइड कराता है क्या? प्रोटेक्शन का काम करता है, सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन, बॉडी को और ऑर्गन को सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है, और प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बाइंड टुगेदर ऑर्गन टुगेदर, ठीक है। अलग अलग टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, वो अलग अलग ऑर्गन को क्या करते हैं? आपस में बाइंड करके रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने, ठीक है। इसके अलावा स्टोर करते हैं एनर्जी रिजर्व एज ए फूड, ठीक है। तो ये एनर्जी को स्टोर करते हैं किसके रूप में? फैट के रूप में, ठीक है। फैट जानते हो ना? हाँ, जिसको अपन बोलते हैं चर्बी, ठीक है। तो चर्बी के रूप में यानी फैट के रूप में क्या करेगा? ये स्टोर करेगा एनर्जी को। एंड हेल्प प्रोवाइड द बॉडी एंड आल्सो हेल्प प्रोवाइड द बॉडी विथ इम्यूनिटी टू डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। और है ना, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कराता है किसको? ऑर्गेनिज्म को, सॉरी बॉडी को। किसके अगेंस्ट? जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो आपके पैथोजेंस होते हैं ना, तो उनके अगेंस्ट क्या करेगा? इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा। मस्कुलर टिश्यू इज ए कंपोस्ट ऑफ सेल स्पेशलाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड जनरेशन ऑफ फोर्स। तो ये मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, ठीक है। और जनरेशन ऑफ फोर्स जनरेशन करते हैं, ठीक है। इन द प्रोसेस मस्कुलर टिश्यू जनरेट हीट दैट वार्म द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मस्कुलर टिश्यू जो होता है ना, वो आपका हीट भी जनरेट करता है, जो कि आपकी बॉडी को क्या करेगा? गर्म कर देगा। लास्ट आता है नर्वस टिश्यू, डिटेक्ट चेंज इन वेरियटी ऑफ कंडीशन इन साइड एंड आउटसाइड द बॉडी। ये क्या करेगा? चेंजेस को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। वेराइटी ऑफ कंडीशंस में जो चेंजेस हो रहे हैं, या चाहे वो बॉडी के आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो, अगर बॉडी के बाहर कोई चेंजेस आ रहा है या बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आ रहा है, तो उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। इन रेस्पॉन्स बाय जेनेटिक, और ये उसके उस चेंज, जो भी चेंज हो रहा है ना, यानी चेंज मतलब कोई भी, अगर बॉडी के बाहर समझ लो एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ या बॉडी के अंदर कोई चेंज हुआ, तो उसको लेके क्या करेगा? ये रेस्पॉन्स जो है जनरेट करेगा। कैसे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल का इस्तेमाल करके, जिसको नर्व एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, नर्व इम्पल्स भी बोल सकते हो। एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड ग्रैंडुलर सेक्रेशन, ठीक है। तो ये जो नर्व इम्पल्स है क्या करेंगे? ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए को एक्टिव कर देंगे, जिससे आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और ग्रैंडुलर सेक्रेशन होगा, ठीक है। तो बेसिकली नर्वस टिश्यू आप जानते हो, है ना। ये मतलब आपके रिफ्लेक्स के लिए, इन सब के लिए नर्वस टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होता है। जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि रिफ्लेक्स क्या होता है। वैसे आपने पढ़ रखा है 10th 11th में आई हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये खाली पेज क्यों छोड़ रखे भैया? क्योंकि मैं आपको अब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, तो ये खाली पेज इसलिए छोड़ रखे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम क्या? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो डालो हेडिंग
ये जितने भी आपको जो है PDF वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। एपिथेलियल, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। तो भाई साहब होता क्या है ये? तो पहली बात तो मैं आपको एक चीज डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे ही आपकी बॉडी है ना, ये बॉडी है, ठीक है। इसके बाद में हम एक ऑर्गन बना लेते हैं कोई बढ़िया सा, ठीक है भैया। ये कौन सा ऑर्गन है? स्टमक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे को पता है मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर भी यार कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्टमक बना दिया मैंने। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो लाइनिंग का काम करता है ना। तो आपको पहली बात तो ये जितने भी आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, वो आपकी बॉडी की कवरिंग का काम करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू इस तरीके से कवरिंग का काम कर रहा है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम क्या होता है? कवरिंग का। तो ये ऑर्गन को भी कवरिंग करता है, देखो ऑर्गन को भी कवरिंग कर रहा है, आउटर और इनर दोनों तरीके से, ठीक है। और आपके जो बॉडी की जो कवरिंग है स्किन की, उसको भी कवरिंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भाई इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, तो एकमात्र ऐसा टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अब आंखें खोल लो अपनी, ठीक है। एकमात्र ऐसा टिश्यू जो कि तीनों जर्म लेयर से ओरिजिन होता है, जिसका आपके पास 3 जर्म लेयर होती है, आपने पढ़ा होगा। एक तो होती है एक्टोडर्म, एक होती है मेसोडर्म, ठीक है, और एक होती है एंडोडर्म। तो एकमात्र ऐसा टिश्यू जो तीनों जो आपकी जर्म लेयर है जिससे उसका ओरिजिन होता है, याद रख लेना, वो कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू। एकमात्र ऐसा टिश्यू होता है जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है, ठीक है ना, ठीक है। एक्टोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। ओके भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे बाद में अगर हम बात करें तो भैया ये जो टिश्यू होता है ना, इस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी के बाहर की तरफ अवेलेबल, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट, मतलब आपकी बॉडी के बाहर की कवरिंग भी है ये। तो बाहर की तरफ जैसे धूप है, ठीक है, डस्ट है, पॉल्यूशन है, तो उससे भी इसको स्ट्रेस मिलेगा, है ना। तो आप बोल सकते हो। और अंदर की तरफ भी आप देखोगे, जैसे आप स्टमक के अंदर देखो, स्टमक के अंदर भी यही है ना, स्टमक के अंदर, ये स्टमक मैंने बनाया तो उसके अंदर भी यही है। तो अंदर क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। तो एसिड्स से भी क्या होगा? उसको स्ट्रेस मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं बॉडी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसी टिश्यू को मिलता है। तो उसका वियर और टीयर भी ज़्यादा होगा। वियर टीयर मतलब उसमें डैमेज होना, टूट फूट होना, ठीक है, वो भी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका वियर टीयर ज़्यादा होगा। तो इसका जो रिपेयरेशन होता है ना, रिपेयर मतलब इसका रीजनरेशन बोल लो ना, रीजनरेशन का जो इसकी एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की, वो भी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। किसकी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। भाई साहब समझ में आ गया? हाँ भैया। आगे अगर हम बढ़ें तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट PYQ, ठीक है। मैं तो PYQ आपको बताता ही हूँ, तो PYQ भी करते हुए चलना है। PYQ का मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो नॉट सेट, KGMU, DSSP और दूसरे जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम हैं उनमें आ रखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, एक ऐसा मात्र टिश्यू जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, याद रखना ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है? क्वेश्चन पूछा गया है, याद रख लेना भैया। मैं फिर बोल रहा हूँ, याद रख लेना कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ओके भैया, कुछ और बताओगे क्या? अरे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे अभी तो, हम डायग्राम से तुम्हें समझाते हैं। देखो डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम है हमारा। भैया आपका पेन अच्छा चल रहा है? हाँ, हमने नया पेन मंगा लिया है। देखा कितना स्मूथ चल रहा है। तुम नज़र मत लगाओ भैया, अभी नया मंगाया मैंने, अटक गया तो फिर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोई बता दो यार। इसको बोलते हैं BASL, बेसल लेमिना, बेसल लेमिना, ठीक है। ओके। इसके बाद में और क्या बनाओगे? और भी कुछ चीज़ें बना देते हैं यार, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम देखो हमारा, बहुत प्यारा सा डायग्राम हम बना देते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कोई बता दे तो मज़ा आ जाए यार मुझे। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं रेटिकुलर लेमिना, ठीक है, रेटिकुलर लेमिना। इसके अलावा एक यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपके पास नीचे जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है। सिटी मतलब इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, ओके। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना, यहाँ पर नीचे नीचे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है। ये जो रेड रेड में मैंने बनाई है, क्या है? ब्लड वेसल्स है, ओके भैया। हाँ ओके। और क्या बताएंगे? एक और चीज़ मैं आपको बना के देता हूँ, यहाँ पे न्यूरॉन्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब देखो यार, तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी। क्या नोटिस किया सर? हमने ये नोटिस किया कि ब्लड वेसल्स जो है ना, वो आपके टिश्यूज़ में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे समझ लो, ये टिश्यू है ना, ये कोई भी एपिथेलियल टिश्यू की लेयरिंग है ऊपर ही ऊपर, है ना। ये जो दिख रहा है, ये एपिथेलियल टिश्यू है आपका, है ना। ET मतलब एपिथेलियल टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू में मैंने ब्लड वेसल्स जो है ना, इनको नहीं पहुंचा है ना, यानी कि ब्लड वेसल्स ओनली फॉर कनेक्टिव टिश्यू तक ही है। लेकिन जो आपके नर्व सेल है, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं, ये क्या? नर्व सेल। लेकिन जो नर्व सेल्स है ना, वो कहाँ तक जा रहे हैं? आपके एपिथेलियल टिश्यू तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम बनाया था। तो ये याद रख लेना भैया, ठीक है। लिखो यहाँ पर, क्या लिखोगे आप कि भाई जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, वो
वेस्कुलार होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बता दो कोई, अगर किसी को पता हो तो यार। इसका मतलब ये है कि ब्लड सप्लाई इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। ब्लड ब्लड सप्लाई एब्सेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली थी? नर्व्स, नर्व्स तो जाती है ना, तो इननर्वेटेड। इननर्वेटेड का मतलब क्या है कि भाई नर्व्स जो है, नर्व सेल जो है आपके न्यूरॉन्स, वो इसके अंदर जाते हैं, तो सप्लाई विथ नर्व्स लिख लेना है ना, सप्लाई विथ। वैसे सारी चीज़ें सबको पता ही होती है, लेकिन अगर बाई चांस अगर किसी को नहीं पता हो तो लिख लेना है ना। इसके बाद में आपके पास क्या आता है? अब ये क्या करता है, इसका क्या काम होता है मेनली? तो हम पहली बात तो ये लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखो आप लोग क्या, कि भाई क्या काम करेगा ये। तो लिखो कवर बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस को कवर करता है। इसके अलावा लाइन बॉडी कैविटी, बॉडी में जो कैविटीज़ है उनको लाइन अप करेगा। जैसे आपके ओरल कैविटी हुआ, आपके नेजल कैविटी हुआ, तो उनको लाइन अप करने का काम करेगा। आपका ओरल कैविटी जानते हो ना, बकल कैविटी है ना, तो उसको लाइन अप करने का काम करेगा। ठीक है, और होलो ऑर्गन्स, और जो आपके होलो ऑर्गन्स यानी जो खोखले ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करेगा? लाइन अप करेगा। इसके अलावा ये क्या करता है? ग्लैंड्स भी बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो यार मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, है ना, क्योंकि क्लिनिकल कनेक्शन से हमें पूछा जाता है। देखो मैंने बोला कि सबसे पहले आपके पास क्या होता है? ईटी, एपिथेलियम टिश्यू। फिर मैंने आपको क्या बताया? आपके पास क्या होता है? बीएम। बीएम बोले तो बीएमडब्ल्यू नहीं भैया, क्या होता है? बीएम से आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो आपके पास पता है कभी कभी एक डिजीज़ आती है, एक डिजीज़ का नाम लिख लो यहाँ पर, डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, तुमने इसका नाम सुना होगा, जिसको अपन शुगर की बीमारी भी बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस। इसमें पता है क्या होता है? इसमें आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, जो आपकी बीएम है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है, ये क्या हो जाती है? ये हार्ड हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता है। ठीक है, बहुत कम लोग ये चीज़ को बताते हैं। तो जब ये ब्लड वेसल्स, ये कब हार्ड होती है? जब आपको डायबिटीज़ मेलिटस होगा। तो इससे किस पे इफेक्ट पड़ेगा? आपकी आई पे। इससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। ठीक है, आई ब्लाइंडनेस हो सकता है उसको। और यहाँ और किडनी पे भी इफेक्ट पड़ता है ना, किडनी जो है, किडनी फेलियर जैसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है जो मैंने तुम्हें बता दी यहाँ पे शॉर्ट में, है ना। ओके भैया, अब बताइए और क्या बताएंगे? अरे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे अभी, तो जाओ तुम लोग। अब ये एक्स्ट्रा पेजेस है, इनको हम हटा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा है ना जो हम पढ़ा रहे हैं? हाँ भैया समझ में आ रहा है। देखो ये एपिथेलियल टिश्यू में कवर बॉडी सरफेस, लाइन, होलो ऑर्गन, बॉडी कैविटी, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बार इसको मैं हटा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सेलुलरिटी, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ से सीधा आपके पास एमसीक्यू पूछा जाता है, ये याद रख लेना। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, स्टेटमेंट बेस्ड, तो याद रख लेना। सेलुलरिटी, सेल आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, विथ लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें जो सेल होते हैं ना, वो जैसे बहुत ही ज़्यादा ऐसे कॉन्टैक्ट में होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इस तरीके से इनमें आपस में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, वो बहुत कम होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि ये क्या करेगा? बॉडी की लाइनिंग, मतलब ये ऑर्गन की कवरिंग को कवरिंग करेगा। तो कवरिंग क्या होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वरना तो कोई भी पैथोजन या ऑर्गेनिज्म अंदर घुस जाएगा ऑर्गन के, उसको ऑर्गन को इन्फेक्ट कर देगा। तो इसलिए क्या होता है, जो कवरिंग होती है ना, वो टाइटली होनी चाहिए कवरिंग। इसलिए इसमें आप देखोगे कि जो सेल होते हैं ना, वो क्लोजली कॉन्टैक्ट में होते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कम होता है। सपोर्ट बाय कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ, इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। रेटिकुलर लेमिना होता है अंडर द बेसल मेम्ब्रेन के नीचे, एंड द सरफेस बेसल सरफेस होती है। एकमात्र ऐसा टिश्यू जिसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, याद रखना कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू। बोथ द एपिथेलियल टिश्यू एंड द कनेक्टिव टिश्यू कंट्रीब्यूट टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। एवेस्कुलर बता चुका हूँ, इननर्वेटेड बता चुका हूँ। रिले ऑन डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन का काम भी करता है। ठीक है, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू फॉर न्यूट्रिशन, ये ना अंडरलाइन करेगा किसको? कनेक्टिव टिश्यू को, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन के लिए। हाई मतलब
अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसको कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, इसको अंडरलाइनिंग करता है, किसके लिए, म्यूटेशन और O2 के लिए। देखो एक बात मैंने आपको बताया था कि एवेस्कुलर है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन किसमें होती है, ब्लड में। जब इस कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड ही नहीं पहुंच रहा तो उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और कोई भी टिश्यू बिना ब्लड के जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि टिश्यू किससे बनता है, सेल से, और सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको ऑक्सीजन, सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराएगा, कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना वो उसको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हाई रेट ऑफ रीजनरेशन बहुत ज़्यादा, इसमें रीजनरेशन रेट ज़्यादा होती है, वो क्यों होती है वो भी मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। आगे देखो वो जो मैंने आपको बताया था ना क्लिनिकल कनेक्शन, वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली। तो तुमने नज़र लगा दी, पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा, लेक मार रहा है, सालों नज़र लगा देते हो, समझो यहाँ पर। अंडर सर्टेन कंडीशन बेसमेंट मेम्ब्रेन बिकम मार्केडली थिकड है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो कुछ कंडीशन में क्या होता है बताऊँ, कि जो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना वो थिक हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन और लेमिनिन के कारण, ठीक है। इन यूटेंडेड केस ऑफ डायबिटीज मेलिटस, बता चुका डायबिटीज मेलिटस में ये चीज़ देखने को मिलती है। द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स कैपिलरीज थिकड, तो इनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स की जो ब्लड कैपिलरीज या वेन्स होती है वो थिन हो जाती है, मतलब थिक हो जाती है, मतलब हार्ड हो जाती है। स्पेशली इन आई एंड किडनी, ज़्यादातर ये किस में देखने को मिलता है आपको, आई और किडनी में, ठीक है। किडनी और आई में ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है इसका, ओके। बिकॉज ऑफ दिस बोथ ब्लड वेसल्स कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, तो इससे क्या होता है जो किडनी और आई की जो ब्लड वेसल्स है वो सही से काम नहीं करती है, और ब्लाइंडनेस और किडनी फेलियर जैसी चीज़ें हो सकती है, व्यक्ति अंधा भी हो सकता है और किडनी फेल हो गई वो भी हो सकता है, ठीक है। अब आपके पास एपिथेलियल टिश्यू के इतने टाइप आते हैं, तो भैया सबसे पहले आपके पास दो तरह के आपके पास एपिथेलियल टिश्यू के टाइप होते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आपके पास आता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा जो आता है वो आपके पास आता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, जिनों के बारे में हम लोग देखेंगे, ओके। तो देखना शुरू करते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को पहले हम उठाएं, किसको करें सर, आज के लिए इतना ही रहने दो, है ना, आज बस थोड़ा बेसिक आपने बता दिया, खूब है हमारे लिए। कल हम एपिथेलियल टिश्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो भैया अगर तुम ये चाहते हो तो ठीक है, कल हम एपिथेलियल टिश्यू में जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसको करेंगे। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही, ठीक है। और जाने से पहले एक बात सुनते जाओ कि यार यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चैनल डिलीट हो जाता है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, वैसे तो होगा नहीं, है ना, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा हो जाता है तो मैंने FB पे सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में अपलोड कर दिए हैं, तो अगर तुम चाहो तो FB पे भी सारी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो बस यार सपोर्ट करना है यार, तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे पास वीडियो नहीं आते क्या, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पास वीडियो नहीं आते तभी तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। इस वीडियो नोट्स में प्रयोग किया गया अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल, डायग्राम, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट केवल शैक्षणिक उद्देश्य, एजुकेशन पर्पस के लिए, इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाना है। कुछ सामग्री मेरे द्वारा तैयार की गई है और कुछ विभिन्न पुस्तकों, ऑनलाइन रिसोर्सेज या अन्य शिक्षण सामग्री से ली गई है। मैं इस सामग्री का कोई भी सामर्थ्य, ऑनरशिप या कॉपीराइट दावा नहीं करता है। यह सामग्री केवल नॉन कमर्शियल एजुकेशन यूज़ के लिए है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कॉपीराइट सामग्री अंजाम में प्रयोग हुई है तो उसका श्रेय क्रेडिट मूल लेखक प्रकाशक को जाता है।